हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS Academy। दिस इज़ मी कुसुम मैम। और आज का जो हमारा टॉपिक है इस NCERT सीरीज़ में, दैट इज़ अबाउट चैप्टर 6 ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दैट चैप्टर 6 ऑफ पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी जो है उसकी जो हम NCERT कर रहे हैं क्लास 6 की। तो उसमें हम आज चैप्टर 6 पढ़ेंगे क्योंकि हमने 5 चैप्टर्स कल तक कंप्लीट किए हैं। जिसने भी वो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे होंगे पहले आप वो देख लीजिए, क्योंकि अच्छा रहेगा जब आप जो है बेसिक्स से ही स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आगे आगे फिर समझ आएंगे। तो आज का जो चैप्टर नंबर 6 है, इसका जो टाइटल है दैट इज़ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें पढ़ना है। इस छोटी सी किताब में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे इस रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड, वो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है और हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमने जो है कल उस गवर्नमेंट पढ़ा, फिर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा, उसके बाद हमने पंचायती राज भी पढ़ा। तो आज हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखे है, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद वास्ट लैंड एरिया, देयर आर मोर देन 6 लाख विलेज इन इंडिया। ऑब्वियसली आपको पता है इंडिया कितना वास्ट है। छोटा सा मैप में बनाऊंगी ऐसे ही थोड़ा सा रफली। देखो, अगर हम इंडिया की बात करेंगे ये क्यों वास्ट है, इसका जो एक्सटेंट है इसका, देखो यहाँ नॉर्थ में यहाँ है और साउथ में यहाँ है, ईस्ट में यहाँ साइड से, वेस्ट में यहाँ है। यहाँ रेगिस्तान भी है, यहाँ कोस्टल एरियाज भी है, यहाँ पे जंगल भी आपको मिलेंगे, यहाँ पे आपको पहाड़ भी मिलेंगे। तो जो इंडिया है, इंडिया में आप देखोगे ये फैला हुआ है इंडिया। ठीक है, एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से भी अगर आप देखोगे बहुत बड़ी कंट्री है ये। ठीक है, इंडिया में ये बोल रहा है कि तकरीबन से 6 लाख विलेजेस से ज़्यादा होंगे इंडिया में। तो इंडिया जो है इसमें रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा रहती है। और यहाँ पे जो है जो एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का, इंडियन की जो इकॉनमी भी इंडिया की जो बेसिकली पहले से ही थी वो एग्रीगेरियन टाइप इकॉनमी थी, क्योंकि इंडिया का जो मेन स्टे है लोगों का वो एग्रीकल्चर पे है। और इंडिया एक वास्ट लैंड एरिया है बिल्कुल। और जो विलेजेस हैं इसमें तो एक बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती है, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, मैंने आपको कल भी बताया। लेकिन इसके साथ साथ विलेज को ट्रैक पे रखने के लिए ये ज़रूरी है हम वहाँ पे क्या करें, लॉ एंड ऑर्डर विलेज में मेंटेन करना होता है। एंड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट इज़ लैंड रेवेन्यू, दिस इज टास्क ऑफ रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है विलेजेस में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, वहाँ के जो लैंड रिकॉर्ड है, लैंड जो है रिकॉर्ड है या रेवेन्यू है, उसको क्या करना, उसका रिकॉर्ड रखना। ठीक है, किसके पास कितनी ज़मीन है, किसके नाम कितनी ज़मीन है, गवर्नमेंट वाली कौन सी ज़मीन है, लोगों की मिल्कियत कौन सी है। ठीक है, तो उस लैंड का रिकॉर्ड रखना, रेवेन्यूज़ का रिकॉर्ड रखना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और इसके साथ साथ नेसेसरी जो होता है, बेसिक नेसेसिटी, जैसे पानी लोगों तक पहुँचाना, इलेक्ट्रिसिटी लोगों तक पहुँचाना, रोड्स बनवाना विलेज में, ये सारा कुछ काम कौन करता है, ये करता है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या करता है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ये काम। सबसे पहले अब यहाँ पे लिखे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर डिस्प्यूट होगा किसी को, ठीक है, तो डिस्प्यूट के टाइम आप कहाँ जाते हो। सबसे पहले यहाँ पे लिखा होता है पुलिस, लिखे है पुलिस स्टेशन। इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट इन एन एरिया पीपल गो टू द पुलिस स्टेशन। जब भी किसी एरिया में लोगों में कोई भी डिस्प्यूट होगा, आपस में अनबन होगी, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं पुलिस स्टेशन। A particular police station works for a particular area and all people living in that area are to report any crime, theft, accident or injury etc. in their own police station। देखो, ये जो विलेज एरिया होते हैं ना, या कुछ एरिया होता है, 2-3 विलेज का एरिया होता है, 2-3 विलेज के लिए एक पुलिस स्टेशन रखा। आपको भी पता होगा, आपके पास घर के पास भी पुलिस स्टेशन होगा या घर के एरिया में पुलिस स्टेशन होगा। और उस एरिया के लोग, जितने भी लोग रहते हैं, अगर वहाँ पे कोई भी क्राइम होता है, चोरी होती है, एक्सीडेंट होता है, या कोई इंजरी होती है, या कोई भी क्राइम होता है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, कुछ भी होता है, वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में दर्ज कराते हैं, रजिस्टर कराते हैं कि ऐसा हो गया, चोरी होगी या कुछ ऐसा हो गया। In a dispute, when a person files a report in the police station, it is called FIR। अब जब कोई भी इंसान जाता है उस एरिया का पुलिस स्टेशन, किसी भी चीज़ के रिलेटेड, कोई भी क्राइम के रिलेटेड, थेफ्ट के रिलेटेड, इंजरी के रिलेटेड, एक्सीडेंट के रिलेटेड, तो वहाँ पे जो रिपोर्ट फाइल करता है पहले, उसको हम FIR बोलते हैं। FIR का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको इसकी फुल फॉर्म का पता नहीं होगा। FIR जो आपने सुना होगा पुलिस के लिए, जो हम पुलिस स्टेशन में पहले दर्ज करते हैं, इसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो हम जाके पहले ही कहा पुलिस स्टेशन में करते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR। ठीक है,
फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, ठीक है। इसके बाद मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो एक और पहला तो हमने देखा कि पुलिस स्टेशन में जाते हैं लोग डिस्प्यूट के रिलेटेड। दूसरा है कि लैंड रिकॉर्ड्स को कौन मेंटेन करता है, क्योंकि आपको पता है जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे इंडिया की जो ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा एरिया है वो रूरल के अंडर ही आता है। यहाँ पे लोगों के पास ज़मीनें भी बहुत होती हैं, ठीक है, लोगों के पास ज़मीनें भी यहाँ पे बहुत होती हैं। द विलेज पटवारी कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ लैंड एरियाज कैप्ट बाय पीपल। जो गाँव का पटवारी होता है ना, ये कौन रखता है लोगों के जो लैंड के रिकॉर्ड? पटवारी वो रखता है। लोगों के पास कितना है, किसके पास लैंड है, उसके बेटों के पास कितना है, किसके नाम कितना है, वो रिकॉर्ड रखता है कौन? पटवारी रखता है, ठीक है, विलेज लेवल पे। अब पटवारी डील्स विद मेजरिंग लैंड एंड मेंटेनिंग द लैंड रिकॉर्ड्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट विलेजेस। और पटवारी क्या करके रखता है? ये अगर कहीं पे भी लैंड को मेजर करना होता है, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो पटवारी को बुलाते हैं, वो मेजर करके देखा और देता है और फिर बांटते हैं लोग। और उसके बाद किसके नाम पे रखना है, ठीक है, या कोई ज़मीन बेचता है, खरीदता है, तो पटवारी अपडेट करता है रिकॉर्ड्स को। तो लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में पटवारी का ही काम होता है। अ विलेज पटवारी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द विलेज। तो बहुत सारे कुछ रेवेन्यूज़ होते हैं जो गवर्नमेंट को मिलते हैं इस लैंड से। जैसे फॉर एग्जांपल में जैसे कुछ टैक्सेस भी होते हैं, जैसे आबियाना टैक्स, मतलब जो खेतों में पानी लगाते हैं ना, उसका टैक्स, या बाकी कोई और टैक्सेस बहुत सारे होते हैं। तो उसको भी कुछ खर्चा बोलते हैं। तो वो रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट के लिए। तो ये रेवेन्यू भी कलेक्ट करता है जो है, इस कलेक्शन का भी रिकॉर्ड जो रखता है पटवारी ही रखता है। द पटवारी इज असिस्टेड बाय अदर ऑफिसर्स। तो पटवारी के साथ भी और बाकी भी लोग होते हैं। ऑब्वियसली पटवारी तो अकेला नहीं करेगा, बट यस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही करता है रूरल एरियाज़ में ये सारा कुछ काम। उसके बाद अगर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, हाउ डज इट वर्क एफिशिएंटली। जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑब्वियसली इतनी पॉपुलेशन होती है, इतना एरिया होता है, कि एफिशिएंटली काम कैसे करता है। इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। आपको पता है इंडिया एक कंट्री है, ठीक है, ये बहुत वास्ट कंट्री है। अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको हमने डिफरेंट स्टेट्स में तकसीम किया है। आपको पता है इंडिया में डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेट्स है, ठीक है, जैसे 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। क्यों? क्योंकि सो दैट एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली हो। दीज स्टेट्स आर इंटर्न डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। आपको पता है, देखो मैं आपको हायरार्की दिखाऊंगी। बहुत सारे फ्रेशर्स भी यहाँ पे हैं। ये विलेज होता है, उसके बाद ब्लॉक होता है या तहसील होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट के बाद हर डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट एक कहाँ पे होते हैं, एक डिवीजन में होते हैं। और एक दो डिवीजन्स कहाँ पे होते हैं, स्टेट में होते हैं। और स्टेट के पास क्या आती है, कंट्री आती है। तो कंट्री को हमने स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में बांटा है, यूनियन टेरिटरीज को हमने डिवीजन्स में बांटा है, डिवीजन्स के अंदर से डिस्ट्रिक्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर से तहसील या ब्लॉक्स है, और ब्लॉक्स के अंदर से विलेज है, ठीक है। तो ये हायरार्की है। तो ये जो स्टेट्स है या यूनियन टेरिटरीज है, इनको हमें अंदर से डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम किया है, ठीक है। इन ऑर्डर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन द डिस्ट्रिक्ट कंप्राइज ऑफ एडजेसेंट विलेज एंड टाउन्स। तो एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट में टाउन्स और विलेज होते हैं। बहुत सारे विलेज और बहुत सारे टाउन जब मिलते हैं तो वो एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड एट द सेंट्रल प्लेस। द रेवेन्यू डिपार्टमेंट मैनेज ऑल वर्क रिलेटेड टू लैंड। और डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो एक सेंट्रल प्लेस पे रखे जाते हैं, सो दैट सब लोगों को आसानी हो। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो होता है वो सारा जो है लैंड रिलेटेड वर्क होता है वो मैनेज करता है। आपको पता है हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस होता है कि नहीं, मिनी सेक्रेटरेट होता है, डीसी ऑफिसेज होते हैं। तो डीसी ऑफिस हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। वो डिस्ट्रिक्ट के सारे डिस्ट्रिक्ट के लोग वहाँ आ जाते हैं काम के लिए। और एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे टाउन्स और बहुत सारी विलेज आते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट जब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाते हैं तो एक स्टेट बनती है यूनियन टेरिटरी। जैसे आप यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे या स्टेट ऑफ पंजाब की बात करेंगे, वहाँ पे भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। क्यों? सो दैट कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है एफिशिएंटली काम करे, ठीक है। इन ऑर्डर टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन द डिस्ट्रिक्ट तो ये मैंने पढ़ा है आपको। इसमें जो है डिस्ट्रिक्ट्स में होती है, डिफरेंट एडजेसेंट विलेजेस होते हैं और टाउन्स होते हैं। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तहसीलदार, नायब तहसीलदार असिस्टेंस हिम इन हिज वर्क। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको हम डीसी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं। डीसी जो होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, ये क्या होता है, ये होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड होता है वो। और तहसीलदार, नायब तहसीलदार
आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तहसीलदार जो है तहसील लेवल पे काम करते हैं, ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं। नायब तहसीलदार जो होते हैं ये उसको हेल्प करते हैं काम में, असिस्ट करते हैं किसको, डीसी को। ठीक है, बात समझ आ गई। इन डिटेल अब हम जब 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर 8th क्लास की, फिर 9th की, फिर 10th की, 11th की, 12th की, तो हम इन डिटेल ये पढ़ेंगे और पॉइंट्स ऐड होते जाएंगे। अच्छा, इसके बाद इस चैप्टर में एक और बात की गई थी, वो की गई थी हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 की। इन एंशिएंट टाइम्स ओनली सन्स गॉट अ शेयर इन देयर फादर्स प्रॉपर्टी। पहले क्या होता था, सिर्फ लड़कों को मिलती थी बाप की जायदाद, जितनी बाप की प्रॉपर्टी होती थी वो सिर्फ लड़कों में बट जाती थी, लड़कियों के लिए नहीं होती थी। आफ्टर हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 वुमेन आर एंटाइटल्ड टू एन इक्वल शेयर इन देयर फादर्स प्रॉपर्टी। तो जो हिंदू लॉ है, अब जिसको अमेंडमेंट किया गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो था उसको अमेंड किया गया 2005 में। और उसमें क्या अमेंडमेंट मतलब चेंज, उसमें क्या चेंज लाई गई, उसमें ये चेंज लाई गई कि आज से अब बेटियों को भी बराबर बेटों जैसा हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड। ठीक है, तो इतना था इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 जो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये छोटा सा ही चैप्टर था। अब हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे पॉलिटी का, और चैप्टर 7 का टाइटल क्या है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तो हमने रूरल का किया कंप्लीट, पहले पंचायती राज पढ़ा, फिर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा। अब हम देखेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि चैप्टर नंबर 7 है इस एनसीईआरटी का। ठीक है, तो अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। इन रीसेंट टाइम्स देयर हैज़ बीन अ रैपिड ग्रोथ इन द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन ड्यू टू ग्रोथ ऑफ सिटीज ओवर स्प्रेड ओवर बिग एरियाज। आप सबको पता है, आप लोगों को पता होगा, आजकल ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं सिटीज़ में रहना। क्यों? क्योंकि वो हेडक्वार्टर्स पे ड्यूटी देते हैं, वो वहाँ पे उनके बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है। तो और काम के लिए आपको पता है एग्रीकल्चर में तो मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का, लेकिन वहाँ से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं मिलती है। जैसे आपको पता है जो ज़मींदार लोग हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में मानसून्स पे डिपेंड होता है ना सारा, बारिशें नहीं होंगी, पानी कम हो गया तो हो गया फसल ख़राब। तो इसलिए लोग दूसरे काम ढूंढने के लिए शहर जाते हैं, सिटीज़ की ओर जाते हैं। तो इसलिए क्या हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया। अर्बनाइजेशन होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन एरियाज़ बनना। आप देखो पहले जो है जैसे आपके यहाँ पहले एक टाउन हुआ करता था बड़ा, बाकी सारे गाँव थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, दूसरा भी टाउन बनने लगा। कैसे? वहाँ पे रोड्स आ गए, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आ गई, वहाँ पे इंडस्ट्रीज आ गई, तो अर्बनाइजेशन होने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा अर्बन एरियाज होने लगी। ठीक है, और आजकल जो इंडिया में माइग्रेशन करते हैं लोग, वो भी रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज ज़्यादा करते हैं, काम के लिए, ज़्यादातर काम ढूंढने के लिए जाते हैं, फिर बच्चों की पढ़ाई भी वहीं पर कराते हैं। ठीक है, with the evolution of cities evolved the problem of narrow roads, traffic jams, water, electricity shortage, crowded hospitals and lack of basic civic amenities। लेकिन जितना शहर में आबादी ज़्यादा बढ़ गई, जितना माइग्रेशन हो गया ज़्यादातर शहर को, आप सबको पता होगा कि कितने कितने घंटों ट्रैफिक जाम में फंसते हैं लोग। ठीक है, ट्रैफिक जाम ज़्यादा होता है, मतलब प्रॉब्लम्स देखो, कभी कभी आपको प्रॉब्लम्स मेंशन करनी होता तो ये एक लाइन में ही देखें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इस चीज़ में। रोड्स तंग है, क्यों? क्योंकि दुकानें बनी हुई है, एनक्रोचमेंट की हुई है, रोड्स तंग है, उससे ट्रैफिक जैम्स होते हैं, पानी की किल्लत होती है। आपको पता है चेन्नई में लास्ट ईयर 0 वाटर डे हो गया था, वहाँ पे पानी ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि हमने जो है पानी, हम ग्राउंड वाटर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से अर्बनाइजेशन की वजह से कंक्रीटाइजेशन ज़्यादा हो गई, कंक्रीट ज़्यादा हो गया है, इससे क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं होता है और हीट आइलैंड बन गए हैं सिटीज़। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। वाटर सिक्योरिटी है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ज़्यादा होता है। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, पंखे उतने चलेंगे, एसीज़ उतने चलेंगे, फ्रिजेज़ उतने चलेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज भी होती है शहरों में। अब क्राउडेड हॉस्पिटल्स भी बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि डॉक्टर और पेशेंट रेशो जो है वो आसमान छूने लगा कुछ जगहों पे। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर होता है और मरीज़ पता नहीं कितने होते हैं, और मतलब क्राउडेड होते हैं, ओवर क्राउड होते हैं हॉस्पिटल्स, एक बेड पे 2 पेशेंट्स होते हैं। ठीक है, कुछ शहरों में। हालांकि अभी गवर्नमेंट बहुत काम करती है, ये एनसीईआरटी में थोड़ा सा टाइम पहले अपडेटेड जल्दी नहीं होते हैं, तो ये लिखा है।
लैक ऑफ बेसिक सिविक एम्यूनिटीज़, ठीक है। तो बेसिक एम्यूनिटीज़ मतलब आप देखो ज़रा सा जब बारिश होती है कैसे फ्लड जैसी सिचुएशन हो जाती है शहरों में, है कि नहीं। अगर हम श्रीनगर की बात करेंगे, हम जम्मू की बात करेंगे, और इवन आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स देखो, जम्मू के JMC जो है यहाँ पे जम्मू में, SMH जो है यहाँ पे श्रीनगर में, या बाकी हॉस्पिटल्स आप देखो, यूपी में हॉस्पिटल्स देखो, बिहार में देखो, वहाँ पे कैसे एक एक बेड पे 3-3 पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। Some children broke a tube light on the street. They ran to the municipal office where they were told that it was maintained by the municipality. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई थी इस चैप्टर में कि कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनकी वजह से क्या हो गया, स्ट्रीट की जो ट्यूब लाइट है वो टूट गई। फिर वो कहाँ गए, म्यूनसिपल ऑफिस गए कि हमारी वजह से ये टूट गई। तो उनको वहाँ पे बोला गया कि ये जो म्यूनसिपलिटी जो है वहाँ पे वही उसको मेंटेन करती थी, उसी ने लगाया था और वही उसको मेंटेन करती थी। तो यहाँ पे बात आती है म्यूनसिपलिटी की, और इसी के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के हमें इस बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो आपको ये यहाँ पे समझ आएगा कि जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, जो पानी का होता है या बिजली का होता है, वो सारा कुछ कौन करता है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, जो शहरों की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, और वो कौन होती है, म्यूनसिपलिटीज़ होती है। तो इसी के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। अच्छा, अब हम देखेंगे म्यूनसिपलिटी क्या होती है। म्यूनसिपलिटी इज ईदर इन द फॉर्म ऑफ म्यूनसिपल कमेटी और म्यूनसिपल काउंसिल। इट इज़ फाउंड इन टाउन्स एंड स्मॉल सिटीज़। जो टाउन्स होते हैं या स्मॉल सिटीज़ होती है, वहाँ पे म्यूनसिपलिटी पाई जाती है, या तो म्यूनसिपल कमेटी होती है या म्यूनसिपल काउंसिल होता है, तो वहीं पे पाया जाता है क्या, म्यूनसिपलिटी। ऑल सिटीजन्स हु आर 18 years और अबो कैन वोट इन द इलेक्शंस। द कैंडिडेट्स हु विश टू कंटेस्ट इलेक्शंस मस्ट बी 21 years और अबो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ये तो आपको पता ही है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है सारे अडल्ट जो 18 years या अबो है, सारे अडल्ट जो 18 years या अबो है, ठीक है, उनको राइट टू वोट है यहाँ पे। तो जब म्यूनसिपलिटी या अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें इलेक्शन कराना होता है, वहाँ पे भी जो जितने भी अडल्ट होते हैं ना उस म्यूनसिपल एरिया में, जो 18 years के अबो होते हैं, वो वोट डाल सकते हैं। अब जो कौन कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शन के लिए, कौन उठेगा, इलेक्शन कौन लड़ेगा, जो 21 years एज से ज़्यादा होगा, जो जिनको 21 एज कंप्लीट होगी या 21 से ज़्यादा होंगे, वो उठ सकते हैं इलेक्शन के लिए, म्यूनसिपलिटी इलेक्शन के लिए। और वोट कौन डालेगा, वोट डालेगा जितने भी अडल्ट उस एरिया में हैं, जितने भी 18 years से ज़्यादा एज के लोग हैं, वो वोट डालते हैं। बात समझ आ गई इतनी। और उस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, SC ST को क्या किया है, रिजर्वेशन दी है उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, और 33% सीट्स रिजर्व की है वुमेन के लिए, 1/3। जितनी भी अगर 30 सीट्स है, अगर 30 सीट्स है तो 30/3 हो गया, 10 सीट्स वुमेन के लिए, ठीक है। तो 33% रिजर्वेशन वुमेन के लिए, और पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। तो ये है म्यूनसिपलिटी की बात हम कर रहे हैं। और म्यूनसिपलिटी के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए कौन इलेक्शन लड़ सकता है, जो जिसकी एज 21 years से ज़्यादा होगी। और वोट कौन डालता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है इंडिया में, कि वोट डाल सकता है जो भी 18 साल से ऊपर एज का होगा, वो वोट डाल सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो अगर वो लोअर कास्ट से हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी डाल सकता है जो भी 18 साल से ज़्यादा होगा, ठीक है। The council is headed by counselor. काउंसिल को हेड कौन करता है, काउंसलर। बिग सिटीज कंसिस्ट ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। देखो म्यूनसिपलिटी हमने देखा टाउन्स में और स्मॉल सिटीज में, याद रखना म्यूनसिपलिटीज जो होती है वो टाउन्स में होती है और स्मॉल सिटीज में, लेकिन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ होती है, बड़ी सिटीज में होती है। The chief executive officer of the municipal corporation is called a municipal commissioner. CEO कौन, CEO जो होता है ना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, उसको हम म्यूनसिपल कमिश्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर कौन होता है, CEO होता है। म्यूनसिपल CEO जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, वही होता है म्यूनसिपल कमिश्नर। जैसे अतर आमिर सर जो यहाँ पे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के CEO है, तो उसको हम कमिश्नर बोलते हैं ना, तो वो म्यूनसिपल कमिश्नर है, ठीक है। तो एक IS होता है वो, ठीक है। तो छोटे शहरों और टाउन्स में म्यूनसिपैलिटी होती है, और बड़े शहरों में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, CEO होता है, उसको हम म्यूनसिपल कमिश्नर बोलते हैं। बात समझ में आ गई। द डे टू डे वर्क ऑफ म्यूनसिपैलिटी इज कैरिड आउट विद अ नंबर ऑफ कमिटीज़। वहाँ पे बहुत सारी कमिटीज़ बनी होती है, म्यूनसिपैलिटी में बहुत सारी कमिटीज़ बनी होती है जो डे टू डे ये देखते हैं काम। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग कमेटी होगी, वाटर के लिए अलग कमेटी होती है, प्राइमरी स्कूल्स के लिए अलग कमेटी होती है, स्ट्रीट लाइट्स के लिए अलग कमेटी होगी, ठीक है। तो क्योंकि सो दैट काम अच्छे से हो जाए।
The municipal corporation provides for hospitals, public utilities, record of births and death, build roads, bridges, etc. तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पे होता है? बड़ी शहरों में होता है, जैसे दिल्ली में डिफरेंट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, या श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, वो क्या करते हैं काम? हॉस्पिटल्स के इर्द गिर्द सफाई करानी होती है, स्कूल के इर्द गिर्द सफाई करानी होती है, रोड्स बनाने होते हैं, ब्रिज बनाने होते हैं, हॉस्पिटल्स में हाइजीन मेंटेन करना होता है, वाटर की प्रॉब्लम कहीं पे होगी, ये सारा काम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ही करता है. समटाइम्स कम्युनिटी प्रोटेस्ट्स टू द म्यूनसिपैलिटी टू टेक एक्शन, इमीडिएट एक्शन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स. कभी कभी क्या होता है किसी एरिया में, आपने देखा होगा रिसेंटली सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे रिपोर्ट्स की, यहाँ पे इतना जो है डस्टबिन्स वो जो म्यूनसिपलिटी वाले होते हैं ना, तो उनके लिए वो करते हैं, फिर रिपोर्ट बनाते हैं कि देखो यहाँ पे ढेर पड़े हुए हैं कूड़े करकट की, ठीक है, तो कूड़े की ढेर पड़ी हुई है और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है. तो आपने बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे देखे होंगे फेसबुक पे. तो जहाँ पे भी सफाई करानी होती है, जो भी कूड़ा होता है वो उनकी जिम्मेदारी होती है. म्यूनसिपल एरिया में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटी की जिम्मेवारी होती है इसको ये करना. अब अगर कहीं पे इन्होंने नहीं किया काम सही से, ठीक है, पानी नहीं है या कहीं टूटा हुआ है कोई पुल वहाँ, या वहाँ पे बिजली या स्ट्रीट लाइट्स ख़राब हो गए, तो प्रोटेस्ट किसके लिए की जाती है? लोग प्रोटेस्ट करते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट. आपने देखा होगा रिसेंटली स्मार्ट सिटी मिशन में जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर है, उन्होंने कुछ लाइट्स लगाई थी लेकिन वो उल्टी हो गई थी, ठीक है, जहाँ से लाइट आनी थी वो उसके बैक साइड से जा रही थी, तो वो भी एक वीडियो वायरल हो गया था. तो इससे आपको क्या एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा. Since loads of municipality have increased, workload of municipality is being shared by private contractors. आपको पता है सिटीज़ में इतनी पॉपुलेशन पहले नहीं हुआ करती थी, अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिटीज़ की ओर जा रहे हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई, उनका वर्कलोड भी ज़्यादा हो गया, ठीक है. उनका वर्कलोड जब ज़्यादा हो गया तो अब बहुत सारी प्राइवेट कॉर्पोरेशंस, प्राइवेट कंपनीज़ को वो हायर करते हैं, ठीक है. पहले तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का थोड़ा सा ही काम होता है, अब लेकिन काम बढ़ गया, ठीक है, जितने लोग ज़्यादा हो गए काम भी बढ़ गया, और जितनी ट्रांसपोर्ट ज़्यादा आ गई उनका भी काम बढ़ गया, रोड्स को मेंटेन करना वो भी बढ़ गया. तो अब ये क्या करते हैं, कभी कभी प्राइवेट फर्म्स को भी कॉन्टैक्ट करते हैं, उनकी मशीनरी यूज़ करते हैं, ठीक है. जैसे या कभी क्या होता है बर्फ़ गिर जाती है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में बर्फ़ गिरती है तो स्नो क्लियरेंस मशीन्स, ये भी म्यूनसिपैलिटी का काम होता है. या तूफ़ान आया, हवा ज़्यादा चलती हैं तो ये तारें गिरती हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, पेड़ गिरते हैं, तारे नहीं तो PDT का होता है, पेड़ गिरते हैं तो उसको रोड क्लियरेंस भी वही करते हैं, ठीक है. सूरत सिटी हैज़ सेट अ रोल मॉडल फॉर कंट्रोलिंग एपिडेमिक लाइक सिचुएशन. तो सूरत जो है गुजरात में है, वो इस सिटी ने भी एक रोल मॉडल सेट किया है कि वो कैसे अगर कोई बीमारी उठती है वहाँ पे कैसे वो कंट्रोल करते हैं. लेकिन NCRTs में तो थोड़ा सा पुरानी ही एग्जांपल्स होती है. अगर हम अभी हाइजीनिक और सफाई की बात करेंगे, इंदौर हमेशा टॉप पे आता है, इंदौर के साथ साथ चंडीगढ़ भी टॉप पे आता है, ठीक है. इवन श्रीनगर की रैंक इस बार अच्छी थी. तो अभी सर्वेज होती है ना, और फिर ये होता है क्या बोलते हैं उसको, इंडेक्सेस मिलती है इनको ऑन द बेस ऑफ कि ये कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. तो ये था ऑल अबाउट द अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो हमने आज पढ़ा. 2 चैप्टर्स हमने पढ़े, एक पढ़ा हमने क्या, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद हमने पढ़ा अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमने म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा. तो आज इतना ही करेंगे हम, कल एक और चैप्टर हम पढ़ेंगे. अब शायद 2 ही चैप्टर्स है इसमें, ये कंप्लीट हो जाएगी क्लास 6 की पॉलिटी. उसके बाद हम क्लास 7 की पॉलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12 बराबर 12 तक पढ़ेंगे, ठीक है. और उसके बाद फिर बैच में हम फिर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ाते हैं और भी एडिशनल मटेरियल देते हैं. लेकिन यहाँ पे अब हाँ एक और अनाउंसमेंट कि अगर किसी को भी JKS 2023 के लिए प्रिपेयर करना है, हमने JKS 2023 के लिए बैच लॉन्च किया है जो बराबर प्रीलिम्स एग्जाम्स तक रहेगा, 2023 वाले एग्जाम तक. तो हमने बैच लॉन्च किया है, उसमें पूरा जनरल स्टडीज़ पढ़ाया जाएगा, स्टैंडर्ड जो है UPSC ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा. आपको पता है हाई स्टैंडर्ड पेपर आता है, और फ्रेश लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे. तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है कुछ दिनों के लिए.
तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी और क्लासेस कुछ दिनों के बाद स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका NCERT यूट्यूब से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बेसिकली ज्वाइन किया है और उनकी डिमांड पे ही मैंने NCERTs भी स्टार्ट की है। यहाँ से NCERTs आपको कवर हो जाएंगे और वहाँ से आपकी जो है स्टैंडर्ड बुक्स और जो क्या अप्रोच होना चाहिए और वहाँ पे आपको पूरा गाइडेंस मिलेगी। अगर कोई बच्चा दूसरे एग्जाम्स के लिए भी जनरल स्टडीज़ अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहता है वो भी वहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। उसके साथ साथ हमारे VLW बैच भी चल रहे हैं। तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि ज्वाइन कैसे करना है। आपको क्या करना है, गूगल स्टोर जो होता है वहाँ से WS Academy की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, WS Academy की ऐप डाउनलोड करनी है, वहाँ पे जाके रजिस्टर करना है जिस भी कोर्स में आप रजिस्टर करना चाहोगे उस कोर्स में, ठीक है। बाकी स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड एंड यस डू राइट इन योर कमेंट सेक्शन इन द कमेंट सेक्शन दैट how are you feeling this about this series, कैसी जा रही है एंड हाउ फ्रूटफुल ये आपको लग रही है, ठीक है, कितनी how much fruitful this series is for you, तो ये भी आप लिख सकते हैं। बाकी we will do each and everything, we'll do all the NCERTs, be it geography, history, polity या ecology environment हो, economy हो, हम सारी NCERTs करेंगे एक एक करके। और अभी तो कुछ दिनों से ही स्टार्ट किया है, थोड़ा सा मैं कम करा रही हूँ। इसके बाद हम ड्यूरेशन इसका इंक्रीज़ करेंगे। और आप ये भी लिख लीजिए कि आप ज़्यादा ड्यूरेशन का लेक्चर चाहते हैं या इतना ही, ठीक है। बाकी टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।